मैं संजय सर स्वागत करता हूँ आप लोगों को आज के अपने क्लास में। आज का जो क्लास है हमारा इतिहास है और हम लोग जो क्लास 12 के संबंधित इसका अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि राजा, किसान और नगर जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उससे संबंधित जो है जो भी टॉपिक बचा हुआ था उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका कालक्रम कब है, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 321 ईस्वी पूर्व में। और मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण या तो सबसे प्रतापी शासक कौन था, अशोक। तो अशोक का जो है कि जिसमें अशोक ने गद्दी प्राप्त की थी उसका 2 तिथि दिया हुआ है, 272 और 268 ईस्वी पूर्व। तो 272 इस समय है जब अशोक ने शासन की प्राप्ति की थी, और 268 जिसमें यह है कि जिसमें अशोक ने अपना राज्याभिषेक विधिवत पूर्वक करवाया था। यहाँ शासन की प्राप्ति का अर्थ है कि जिसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी तथा मौर्य साम्राज्य पर अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व स्थापित किया था, उससे संबंधित है। 268 जान रहे हैं, इसका जो है विधिवत राज्याभिषेक करवाया गया था। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं धर्म का प्रचार। और धर्म का प्रचार के तहत हम लोग देखते हैं कि अशोक जब राजा बने तो उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद उन्होंने जो है कि हमारा जो उड़ीसा जो अभी है, उड़ीसा राज्य है, उसमें कलिंग नामक राज्य था। उस समय कौन सा राज्य था, कलिंग नामक राज्य था। तो उस राज्य को जो है उस समय मौर्य साम्राज्य में वह राज्य नहीं मिला हुआ था, तो अशोक ने उस राज्य को मिलाने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया तथा वहाँ पर जो है कि कई लाखों लोगों की हत्याएं की। उसके बाद उसे अपना साम्राज्य में मिला लिया। इस हत्या के बाद जो अशोक के मन में जो है शांति की बात उठने लगी, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा उसने धम्म की बात की। धम्म जो है धर्म से निकला हुआ शब्द है और धम्म का जो है शुरुआत अशोक ने किया। धम्म के तहत जो है कि अशोक ने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतानी शुरू की, जिसके तहत बड़ों को सम्मान करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए। मतलब ऐसी कई बातें जो जिसको हम कहें कि आदर्शवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अशोक ने जो धम्म की बात की। इसके तहत धम्म का प्रचार अशोक ने जो अपने धम्म अर्थात धर्म का प्रचार के लिए जो है यहाँ देख रहे हैं कि धम्म महामात ये अधिकारी थे, उसमें अशोक ने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कई जगह जगह जाकर अशोक के धम्म के बारे में प्रचार प्रसार किया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कई शिलालेखों को भी खुदवाया, शिलालेख भी स्थापित करवाया, उसमें जो है धम्म की बातें लिखवाई तथा उसे कई जगह स्थापित करवाया। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं, धम्म हो गया। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी इस समय पाटलिपुत्र ही है, जिस समय हम जानते हैं कि इसमें मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। उस समय भी जो है कि जो हर्यक वंश का जो है कि राजधानी कहाँ था, गिरिवर्ज था। गिरिवर्ज के बाद जो है कि बिंबासार का जो पुत्र था उदयन, उसने जो है कि आपका जो है गिरिवर्ज से राजधानी को कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। और उस समय जो मोटा मोटी राजधानी जो है मगध क्षेत्र में जो भी राजाओं ने शासन किया उसकी राजधानी कहाँ रही, पाटलिपुत्र। तो पहले हम जान रहे हैं कि सबसे पहले मगध पर जो है आपका हर्यक वंश का शासन आया। उसके बाद जो है कई और राजा हुए। उसके बाद वहाँ जो है आपका आपका महापद नंद का शासन आया। उसके बाद आपका मौर्य का जब शासन आया तो उसमें भी मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी कहाँ रही, पाटलिपुत्र रही। तो हम लोग देखते हैं कि मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी, किंतु हमें यह जानकर खुशी होगी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका शासन लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। आपका अफगानिस्तान में फैला हुआ था, आपका अफगानिस्तान में फैला हुआ था, पाकिस्तान में फैला हुआ था और आपका पूरे भारतीय क्षेत्र में फैला हुआ था। कुछ सुदूर जो दक्षिण इलाका इसमें इसका शासन नहीं था और कुछ सुदूर पूर्वी इलाका था, इसमें इसका शासन नहीं था। बाकी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य का शासन था। जो बचा खुचा जो राज्य था कलिंग, उस पर भी अशोक ने कब्जा कर लिया था। तो मुख्य राजधानी आपका पाटलिपुत्र अर्थात पटना थी, यहाँ से आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं तक्षशिला, उज्जैनी, तौसील, स्वर्णगिरी, ये सब जो है कि प्रांतीय राजधानियाँ थीं किसके, मौर्य साम्राज्य की। जो कितने बड़ा महाद्वीप में जो है केवल पाटलिपुत्र से शासन करना संभव नहीं था, तो मौर्य साम्राज्य के जो राजा लोग थे वे जो है कि केंद्र बिंदु जो था आपका पाटलिपुत्र जो था, उसके अलावे जो उज्जैनी आपका है, स्वर्णगिरी जो था और तक्षशिला, यहाँ से भी लोग शासन करते थे। आपका कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं, आपका तक्षशिला आपका पाकिस्तान क्षेत्र में है, उज्जैनी यहाँ स्थित है, आपका स्वर्णगिरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, पाटलिपुत्र यहाँ है। तो अतिरिक्त जो आपका उज्जैनी, स्वर्णगिरी और तक्षशिला,
तोसली की चर्चा हम लोग करेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश होता है या कोई भी राज्य होता है, कोई भी जिला होता है, तो वहाँ पर प्रशासनिक जो है कि क्रिया बहुत आवश्यक है, उसके बिना वो कार्यविधि पूरी नहीं की जा सकती है। तो मौर्य साम्राज्य का भी प्रशासन चलता था। उसमें से मुख्य समिति होती थी और 6 उप समितियाँ होती थी। जो 6 उप समितियाँ होती थी किसके अंदर आती थी? एक समिति के अंदर, और एक समिति उसका नियंत्रण रखता था। और 6 उप समितियाँ जो है कई कार्यों में इसको बांटा गया था, कई अलग अलग कार्य दिए गए थे। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं तमिलकम। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। जरूरी नहीं कि मौर्य साम्राज्य का है, या चूंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं इसमें किसके अंदर पढ़ रहे हैं? 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी गतिविधि, जो भी चर्चा करेंगे किसके बीच? 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच ही रहेगा, 600 के बीच ही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं तमिलकम। तमिलकम कहने का अर्थ था कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तथा केरल का कुछ जो क्षेत्र है उसको मिला के क्या कहा जाता था? तमिलकम। हो सकता है कि प्रश्न में आपका इंपॉर्टेंट है, या तमिलकम किसे कहा जाता था, आप लोग देख लीजिए यहाँ। नेक्स्ट है चोल, चेर तथा पांड्य। चोल, चेर, पांड्य का जो कालक्रम है वैसे इसी के अंदर इन्होंने शासन किया है। और कहाँ शासन किया इन्होंने? लगभग दक्षिण भारत और कुछ मध्य भारत में शासन किया है, जो अपने अपने समय के बहुत प्रतापी वंश था इन लोग। कौन? चोल, चेर और पांड्य मुख्यतः कहाँ के शासक थे? दक्षिण भारत के। नेक्स्ट हम लोग बिंदु देखते हैं सातवाहन। सातवाहन वंश भी जो है इसका कालक्रम हम लोग बताया है, आपका है 200 शताब्दी से लेकर 200 शताब्दी, आपका है 200 शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 200 शताब्दी तक। अर्थात इसे हम अगर कहेंगे 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक गलत नहीं होगा। जो सातवाहन वंश है वह जो है कि आपका मौर्य साम्राज्य के बाद का वंश है। और कहाँ कहाँ शासन किया इसने? मध्य भारत तथा पश्चिम भारत पर इसने शासन किया। नेक्स्ट हम लोग बिंदु देखते हैं तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम। यह जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि शिल्पादिकारम जो है क्या है? तो ये क्या है? एक तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना कहाँ हुई थी? इसकी रचना दक्षिण भारत में हुई थी। कब हुई थी? जिसमें संगम साहित्य का दौर चल रहा था उसमें। कब? दक्षिण भारत में संगम साहित्य का दौर चल रहा था, उसमें जो है शिल्पादिकारम की रचना हुई थी। नेक्स्ट हम बिंदु देखते हैं शक का शासन। जो शक जो है शकों का शासन, जिसमें भारत में जो है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और मौर्य साम्राज्य के बाद जो है कि यहाँ पर शुंग वंश का शासन आया। शुंग वंश के जो है शासन के बाद उसके बाद कई और राजवंश उभरे। उसके बाद करीब जाते जाते आप देख रहे हैं कि गुप्त वंश का शासन आया, और गुप्त वंश का शासन के ही समय जो भारत में मुख्यतः शकों का बोलबाला था, तथा शक जो राजा था उसको हराने वाले आपके गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने शक राजा को हराया। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि शकों का शासन इसी समय था। कब से कहाँ था? पश्चिम भारत तथा उत्तर भारत में स्थित था। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं कुषाण शासन। हम लोग देखते हैं कि कुषाण वंश का भी शासन जो है इसी कालक्रम में था। कहाँ था? मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत में। कहने मतलब कि जो मध्य एशिया का जो भाग है, मतलब विश्व में जो हमारा मध्य एशिया है, वहाँ से जो इसे लेके शासन कहाँ तक था? उत्तर पश्चिम भारत में था। इन्होंने भी शासन किया। कब शासन किया? 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक इस समय इनका शासनकाल रहा। अब देखते हैं देवपुत्र का बाद उपाधि। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है कि कुषाण जो वंश के जो शासक होते थे वे अपनी उपाधि क्या लगाते थे? देवपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसका संबंध किससे है? तो गुप्त वंश का जो शासक था समुद्रगुप्त, बहुत प्रतापी शासक था। उसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। इसने जो है इसकी क्या बोलिएगा बहादुरी में, या इसकी जो है कि गुणगान करने में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। कहाँ लिखा? इलाहाबाद जो हमारे यूपी में है वहाँ पर लिखा। किस भाषा में? संस्कृत में। तो एग्जाम में आएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? तो हरिसेन ने लिखा। तो किसका राज कवि था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जो किससे संबंधित राजा था? तो गुप्त वंश से। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं गिरनार। आप देख रहे हैं गिरनार, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं गुजरात। अब ब्रैकेट में है क्या है? गुजरात। सुदर्शन झील निर्माण मौर्य राजा। हम जान रहे हैं कि गिरनार जो है कि कहाँ है स्थित? गुजरात में स्थित है। तो इस जगह पर बहुत बड़े एक झील का निर्माण किया गया था। किसके शासनकाल में? तो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में। उसके शासनकाल में पुष्यगुप्त नाम का जो राजपाल था, जो कहाँ का था? मतलब वही गिरनार का था, लेकिन संबंध किससे था? मौर्य काल से था। तो उसने जो है कि जो मौर्य साम्राज्य जो राजा था उसके आदेश पर जो है गुजरात में अर्थात गिरनार में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया।
और जब उसने इसका निर्माण करवाया तो कुछ वर्षों बाद, जिसमें भारत में जो है आपका शकों का जो है शासन चल रहा था उस क्षेत्र में, तो उस जो है सुदर्शन झील था वो काफ़ी टूट फूट गया, पानी जो वहाँ से बह गया और लोगों को जो है कि पीने के पानी की दिक्कत होने लगी, सिंचाई की सुविधा की दिक्कत होने लगी। तब जो है कि आपका शक राजा था आपका रुद्रदमन। कौन सा शक था आपका? रुद्रदमन। उसने क्या किया, इस झील की मरम्मत करवाई। क्या करवाई? झील की मरम्मत करवाई। एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है कि वह हम जान रहे हैं, हम लोग बार बार भी सुनते हैं। मनुस्मृति जो है कि प्राचीन काल के ग्रंथ है। तो मुख्यतः यह जो मनुस्मृति की जो रचना हुई कब हुई थी? जिसमें हमारे भारत में सुंग वंश का शासन था, जिसमें ब्राह्मण वंश का शासन था, उसमें भारत में मनुस्मृति की रचना हुई। मनु नामक जो ऋषि थी उसने इसकी रचना की, तथा उसमें जो है कि बहुत विधि विधानों की चर्चा है। किस भाषा में मनुस्मृति? तो संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं गहपति का अर्थ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें वैकल्पिक प्रश्न के लिए। गहपति का अर्थ क्या होता है? छोटा किसान या तो जमींदार अर्थात अथवा घर का मुखिया। गहपति का अर्थ क्या होता है? आपका छोटा किसान हो सकता है, या तो जमींदार हो सकता है, या तो घर का मुखिया हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेल्लार। वेल्लार का अर्थ होता है बड़ा जमींदार। एग्जाम में आएगा वेल्लार का अर्थ क्या है, तो आप क्या होता है वेल्लार का अर्थ? बड़ा जमींदार। नेक्स्ट है उलवर, इसको उनवार भी कहा जाता है। इसका उलवर का अर्थ क्या होता है? हलवाहा। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, आपका है उलवर। उलवर, उलवर इसका अर्थ होता है आपका हलवाहा। और आपका होता है अनिमेय। अनिमेयी एक पॉइंट है, अनिमेयी इसका अर्थ होता है आपका दास, अर्थात जिसमें वो गुलाम लोग थे, जिसमें क्या करते थे? राजा महाराजा के जमींदार की खेती करते थे, उसकी गुलामी करते थे। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं हर्षचरित। नेक्स्ट बिंदु यहाँ है हर्षचरित। हर्षचरित की जो रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। किसका आया? जो हमारा हर्षवर्धन है उसके जो है राजकवि कौन थे? बाणभट्ट थे। तो जो हर्षवर्धन के जो गुणगान करने के लिए बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। इसमें केवल हर्षवर्धन का गुणगान ही नहीं है, जो उस समय के जो भारतीय क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसकी भी चर्चा आपका हर्षचरित्र में है। आपका नेक्स्ट बिंदु है अग्रहार। उस समय जो है जो भी बात हम कर रहे हैं सब 600 ईस्वी पूर्व से लेकर कब है? 600 ईस्वी तक। तो उस समय जो है आपका अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मण को दान में दी गई जो भूमि, चूँकि जो दान की जो प्रणाली है मुख्यतः हम देखते हैं जिसमें भारत में सातवाहनों का शासनकाल था, उसमें जो भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ हुआ। तो उसी दरमियान हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को काफ़ी भूमि दान में दी जाती थी। तो ये भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? अग्रहार। क्या कहा जाता था? अग्रहार। उसे अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट हम बिंदु देखते हैं श्रेणी। यहाँ देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रेणी दक्षिण भारत में या तो कोई मध्य भारत में जो है जो भी व्यापारिक संगठन होते थे, लोग जो व्यापार करते थे, उन व्यापारियों के समूह को श्रेणी को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। अब देख रहे हैं यहाँ नेक्स्ट बिंदु हमारा है कि सेठी और सतवा और सार्थवा भी इसे कहा जाता है। तो सेठी, सार्थवा या सतवा किसे कहा जाता है? वे बड़े लोग जो व्यापारी होते थे, यानी धनी वर्ग के लोग जो व्यापारी होते थे उन्हें सेठी कहा जाता था या तो सार्थवा कहा जाता था। उदाहरण के लिए हमारे जो सुनील शेट्टी हैं, दक्षिण भारत से ही संबंध है उनका, तो बड़े धनी व्यापारी से उनका भी संबंध है। नेक्स्ट हम लोग बिंदु देखते हैं मसालों का व्यापार। यहाँ देखते हैं कि रोम यहाँ लिखा हुआ है। तो जिसमें दक्षिण भारत में इस समय का जो दौर चल रहा था उसमें दक्षिण भारत के जो लोग होते थे उसमें अपना मुख्यतः व्यापार किससे करते थे? रोम से करते थे। यानी रोमन साम्राज्य से हमारे दक्षिण भारत का व्यापार चलता था। और मुख्यतः किसका व्यापार होता था? मसालों का व्यापार होता था। और उसमें मुख्यतः किसका व्यापार होता था? आपका जीरा, जिसको हम गोलकी कहते हैं या काली मिर्च कहते हैं, उसका, लौंग का व्यापार होता था, गरम मसाला का होता था, दालचीनी का होता था। काफ़ी मसाले जो यूरोप देशों में काफ़ी मांग थे उसका व्यापार इसमें चल रहा था। कहाँ से? दक्षिण भारत से। इसका प्रमाण कैसे पता चलता है? क्योंकि जब दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों के जब खुदाई की गई तो वहाँ से कई जो रोमन सिक्के मिले। रोमन सिक्के मिले तो कई ऐसी वस्तुएं मिली जो वहाँ कहाँ स्थित था, या रोम के जो कई वस्तुएं कहाँ मिली? दक्षिण भारत में। उससे पता चलता है कि जो दक्षिण भारत का व्यापार किससे हो रहा था इस समय? आपका रोम से हो रहा था। इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं मसालों का व्यापार किसके साथ हो रहा है? रोम के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुद्ध सोने का सिक्का, गुप्त। शुद्ध सोने का जो सिक्का है इसमें हम कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है कि गुप्त सबसे प्रथम जो है भारत में अगर सोने का सिक्का चलाया है, कौन चलाया? हिंद यवन। कौन चलाया है? हिंद यवन चलाया है। और उसके बाद हम देखते हैं कुषाणों ने भी सोने का सिक्का चलाया है। लेकिन जो है शुद्ध सोने का सिक्का जो है या तो हम कुषाण कह सकते हैं,
या तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गुप्त वंश था वो सोने का काफ़ी मात्रा में सिक्का चलाया था, जो ज़्यादा सोने का मात्रा था वो किसने चलाया था, गुप्तों ने चलाया था, गुप्त वंश के शासकों। नेक्स्ट आप बिंदु देख रहे हैं ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि जो जिसे हमारे देश में मौर्य शासन था, खास करके जिसमें अशोक का शासनकाल चल रहा था, उसमें अशोक ने अपने जितने भी शिलालेख लिखवाए सब किस लिपि में लिखवाए, सब खरोष्टी लिपि में लिखवाए। लेकिन हम जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य का शासन आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में भी था, तो इस सुदूरवर्ती जो भी इलाका था, उत्तर पश्चिम का जो भी इलाका था, यहाँ पर जो भी आपका लिपि क्या बोलिएगा, शिलालेख जो भी पाया गया, किस भाषा में पाया गया, आपका खरोष्टी लिपि में पाया गया। किस लिपि में, खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पियदसी है, देवनाम प्रिय है। यहाँ जो पियदसी एग्जाम में आ जाएगा, पियदसी या तो देवनाम प्रिय किसका नाम है, तो अशोक का नाम था। पियदसी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, पियदसी का अर्थ हो गया जो देखने में प्रिय लगता हो, और आपका देवनाम प्रिय जो हो गया कि जो देवताओं का प्रिय हो। तो अशोक को कहा गया इन नामों से, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट से यहाँ है कि 8वें काल जो है कलिंग विजय की थी। तो अशोक ने जो है अपने शासन का 8वें काल जो है कलिंग विजय की थी। बाकी यह जो आज का टॉपिक है वह समाप्त हुआ। बाकी आप लोगों के लिए आप लोग इस जो किताब है उसको आप लोग गहनता से अध्ययन कर लें, चूँकि मैंने प्रयास किया है कि काफ़ी जो है जो भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आए उसको पढ़ाया जाए। बाकी कुछ कुछ जो टॉपिक उससे छूट गया है उसको आप लोग किताब से देखकर कंप्लीट कर लें। तो आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।